और चलिए उत्तराखंड की खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जो वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, बद्रीनाथ धाम में इस वक्त मौजूद है। अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी का बद्री विशाल के दर्शन करने का कार्यक्रम है और बद्रीनाथ की शयन आरती में भी शामिल होंगे। रात को 9 बजे बद्री विशाल की शयन आरती होती है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी रात 8:30 बजे मंदिर परिसर पहुंचेंगे और उसके बाद आरती में शामिल होंगे। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी भारत चीन सीमा स्थित घस्तौली भी गए और वहां पर जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की। आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से मुलाकात की, उनके साथ संवाद किया। सीएम योगी को पहले केदारनाथ भी जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं जा पाए, लिहाजा सीधे बद्रीनाथ पहुंचे और यहां पर बीआरओ गेस्ट हाउस में ही सीएम योगी आज की रात बिताएंगे। कल सुबह सीएम योगी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। हालांकि आज रात में भी वो दर्शन करेंगे और शयन आरती में भी शामिल होंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ मुलाकात कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी मौजूद है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड की खूबसूरती को निहारते हुए, साथ ही साथ जवानों से मुलाकात करते हुए, उनके हौसले को बढ़ाते हुए, इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो बॉर्डर पर घस्तौली में ये मुलाकात हुई है जवानों के साथ और साथ ही केदारनाथ का दौरा कैंसिल होने के बाद सीधा बद्रीनाथ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने जवानों से मुलाकात की। ये 3 तस्वीरें जो उनके आज के दौरे की खास तस्वीरें हैं, वो न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। तो बद्रीनाथ धाम में इस वक्त मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ का दौरा रद्द हो गया। खराब मौसम के चलते सीएम योगी का दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि केदारनाथ में उनके स्वागत की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब संभावना ये जताई जा रही कि कल बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद सीएम योगी केदारनाथ में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो आज का दौरा फिलहाल रद्द हो गया, लेकिन अभी भी ये उम्मीद और संभावना है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो बाबा केदार के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज वहां पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो केदारनाथ धाम नहीं जा पाए। ये संभावना है कि केदारनाथ धाम वो कल सुबह आएंगे, ऐसी संभावना है। तो अभी ऑफिशियल कार्यक्रम आप लोगों के पास नहीं? अभी ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ है और इसलिए अभी क्या आगे का कार्यक्रम क्या होगा, ये अभी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये भी आपने देखा कि मौसम एकदम से खराब हो गया है केदारनाथ में और हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ का दौरा आज का कैंसिल कर दिया गया और उनका हेली सीधे बद्रीनाथ के लिए उड़ान उसने भरी है और अब वो बद्रीनाथ में ही आज रात रुकने वाले हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। देहरादून में चल रही भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस सम्मेलन के पहले दिन देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री ने सम्मेलन के साथ ही पुलिस विज्ञान मैगजीन और उत्तराखंड पुलिस की कॉफी टेबल बुक का भी उद्घाटन किया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को टिप्स भी दिए। गृहमंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है कि देश से आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंका जाए। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक उग्रवाद में जहां यूपीए सरकार में 13,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, तो वहीं पिछले 10 साल में आंकड़ा घटकर 3,000 हो गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बनाना होगा, पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए। अब मैं श्री बालाजी श्रीवास्तव महानिदेशक कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है।
ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए, जबकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े और छत्तीसगढ़ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मीटिंग में मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस बार बैठक उत्तराखंड में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि बरसाती नदियों और ग्लेशियर आधारित नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। इससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। साथ ही सीएम ने सीमांत इलाकों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने की भी जरूरत बताई। सीएम ने वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी रडार की मांग की। इसके अलावा मिड डे मील में बच्चों को अनिवार्य रूप से मिलेट देने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में आपसी सहयोग की भी बात की गई, अनुभवों को भी शेयर किया गया। 25वीं और अगली बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित करने पर सहमति बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी ऑफिस भी पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी पदाधिकारियों, मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग का प्रोग्राम था। मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। शाम 7:50 पर अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और करीब रात 9:30 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस दौरान चुनाव को लेकर अमित शाह कई टिप्स भी दे सकते हैं। तो बीजेपी ऑफिस में तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों और मीडिया, सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग का उनका प्रोग्राम है। इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह यहां पर पहुंच जाएंगे। आप देखिए, तैयारियां मुकम्मल हैं। रात करीब 9:30 बजे यहां से उनको दिल्ली के लिए रवाना होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव को लेकर यहां मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से कई टिप्स भी दिए जा सकते हैं। तो बहुत अहम है अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। पार्टी जिस तरीके से 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनकी तरफ से संदेश दिए जा सकते हैं, कई टिप्स दी जा सकती है कि कैसे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र आम जनमानस के बीच में जाकर करना है, कैसे बताना है कि डबल इंजन की सरकार पहाड़ को विकास के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रही है। अगला दशक उत्तराखंड का दशक हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाती रहे। बीजेपी का लक्ष्य है कि एक बार फिर से उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके और इसी कड़ी में आज की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी अमित शाह के पहुंचने को लेकर कहा जा रहा है? 7:50 पर वो पहुंचेंगे। देखिए, मैं अभी बीजेपी ऑफिस के बाहर हूं और यहां पर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बीजेपी स्टेट बीजेपी का हेडक्वार्टर है। कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। 7:50 के आसपास जी सुनील इंटरेक्शन करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। खासकर फोकस रहने वाला है मीडिया और सोशल मीडिया टीम, क्योंकि आप जिस तरह से देखते हैं कि अभी तक जो चुनाव लड़े जाते थे डंडे झंडे और पोस्टर बैनर के साथ, लेकिन आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया एक बड़ी पावर बनकर उभरा है कि सियासी एजेंडे वो बनाता और बिगाड़ता रहा है। तो इसी के मद्देनजर बीजेपी का फोकस है कि जो अपनी सोशल मीडिया की जो टीम है, आईटी की जो टीम है, उसको मजबूत किया जाए। तो आज अमित शाह अभी तक का फीडबैक ले सकते हैं। बीजेपी के जो 7 मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग में होंगे। करीब 135 के आसपास बीजेपी के पदाधिकारी इस मीटिंग में रहने वाले हैं। 7 मोर्चों से अमित शाह उनके अभी तक के कामकाज का फीडबैक ले सकते हैं और आगे लोकसभा चुनाव तक उनको किस लीग पर चलना है, किस लाइन पर चलना है, वो भी एक तरह से आज इस मीटिंग में सेट होने वाला है। इसके साथ साथ बीजेपी के जो तमाम प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे भी वो यहाँ पर कामकाज का फीडबैक ले सकते हैं और आगे का रोड मैप उनके सामने रखा जा सकता है। जी ठीक है सुनील, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और संगठन बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसलिए किसी के भी पेंच कसने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ही सबके पेंच कसे हुए हैं, ये कहना है बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार और संगठन में वैसा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है जैसा होना चाहिए। वहीं दुष्यंत गौतम ने कहा कि अक्सर मीडिया सवाल पूछता था कि दायित्व कब बंटेंगे, अब उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। सामंजस्य पेज पहले से ही बहुत कसे हुए हैं और कसने की उसको आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रांत बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अपने धामी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से सामंजस्य संगठन और सरकार का रहना चाहिए वो बराबर बना हुआ है। और जो आपकी पीड़ा बार बार मेरे से रहती थी कि दायित्वधारी वो भी घोषणा होनी शुरू हो गई है। अंकिता हत्याकांड मामले में अपर जिला जज की अदालत में 3 दिनों तक चली अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही आज मुकम्मल हो गई। 3 दिनों की गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने अंकिता और पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर पुष्पदीप से कई तीखे सवाल पूछे। वहीं कोर्ट में आज पुष्पदीप ने बचाव पक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद अब कोर्ट की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अंकिता के वकील ने बताया कि बचाव पक्ष केस को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्पदीप ने सभी सवालों के जवाब दे दिए। वह प्रोसिक्यूशन ने अपनी बातों को रखा। अब घेरे में ये बातें वो पुष्पदीप से पूछना चाहते थे कि कोई घटना को किसी और मूवमेंट में लाना चाहते थे, किंतु पुष्पदीप द्वारा जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई, जो उसके साथ मैसेज हुए, उसका बड़ी अच्छे रूप से जवाब दिया। और अब 20 तारीख को इसमें तिथि नियत है। उधम सिंह नगर के आर्म्स डीलर को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी वचन सिंह को एसटीएफ ने 5 देसी तमंचों के साथ अरेस्ट किया। आरोपी अभी तक अलग अलग राज्यों में 1000 से ज्यादा तमंचे, बंदूकें बेच चुका है, जो कि यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से लगे कलकत्ती के जंगलों में अवैध हथियार बनाता था। वहीं आरोपी पर थाना केलाखेड़ा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने का भी मामला दर्ज है। इधर रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में एसआईटी ने फर्जी रजिस्ट्री में शामिल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को गिरफ्तार कर लिया है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आरोपी अजय मोहन पालीवाल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी अजय मोहन पालीवाल सहारनपुर के भूमाफिया केपी सिंह नामी वकील कमल विरमानी का नजदीकी भी है, जो कि यूपी का मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। पालीवाल के ही फर्जी हस्ताक्षर से देहरादून में खाली पड़ी जमीनों की रजिस्ट्री तैयार हुआ करती थी, जिनको आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस में बदल दिया करते थे। पूर्ण भूमिका थी। इसके द्वारा जो है ऐसे दस्तावेजों को कूटरचित करना और कौन से फर्जी दस्तावेज हैं उसकी जानकारी करके वैसे फोरेंसिक के रूप में उसके द्वारा इसमें षड्यंत्र किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ऐसे पूछताछ में बहुत सारे ऐसे लिंक मिले हैं जिससे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे संदिग्ध हैं जो इसमें शामिल थे। और अगली खबर चमोली से है। यहां पर काकभुशुंडी ताल के पास पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और गोविंद घाट पहुंचाया गया। यहां पर इसी ट्रैक पर 3 पर्यटक फंसे हुए थे और एलर्जी के बाद एक पर्यटक की तबीयत भी खराब हो गई थी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों को निकाला गया और सुरक्षित गोविंद घाट पर पहुंचाया गया। हाय, हम यहाँ पे 3 यात्री आए थे काकभुशुंडी ताल के ट्रैक पे। मेरे बड़े भैया नीरज, हमारी एक फ्रेंड अनुराधा और मैं आशीष। और अचानक कुछ एलर्जी होने से मेरे भैया की तबीयत खराब हो गई और हम लोग यहाँ फंस गए। तो हमें विनीत जी के द्वारा यहाँ पे एयर रेस्क्यू किया गया है आज 7 तारीख को, शनिवार के दिन 7 अक्टूबर को। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे की तैयारियों का कमिश्नर ने लिया जायजा। कुमाऊं कमिश्नर ने जागेश्वर धाम और शौकिया थल हेलीपैड का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पोस्टर में रावण दर्शाने पर कांग्रेस में आक्रोश। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया। जोशीमठ में उर्गम मोटर मार्ग पर कल देर रात एक गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं
जब जेसीबी से गाड़ी को उठाया गया तो गाड़ी कल्पगंगा नदी में जा गिरी। नई टिहरी पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाया तानाशाही का आरोप। उत्तरकाशी के डीएम ने नेटवार से दोरी बसरी को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण किया। लटकी सड़कों पर लगी आपत्ति पर जल्द उसे निपटाने के निर्देश दिए। जोशीमठ में पगनू मोल्टा मोटर मार्ग को आखिरकार खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से मोल्टा गांव को जोड़ने वाली सड़क मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई थी। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग में डे विजिट पॉपुलर होने के बाद अब फोटो डिवीजन में भी फुल डे सफारी। एक दिन में 10 जिप्सियों को फुल डे सफारी का परमिट मिल गया है। बागेश्वर डीएम अनुराधा पॉल ने क्रॉप कटिंग और निरीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिलौना के खेतों में पहुंची महिलाओं के साथ फसल काटी। देहरादून के सैया में 127 इको टास्क फोर्स और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ने मिलकर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया। 420 लोगों ने इसका फायदा उठाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के चोपता में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। डुगल बिट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की और अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। 6 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन विभाग का कहना है कि नोटिस देने के बाद भी लोग कब्जा जमाए बैठे थे, इसलिए एक्शन लिया गया और अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के भी दिशा निर्देश थे कि एनएच के आसपास के समस्त वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। इसी के क्रम में वन विभाग ने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण वहां पे आरक्षित वन क्षेत्र के अतिक्रमण। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय की 144 बीघा जमीन पर कब्जे का डर सता रहा है। विश्वविद्यालय की कुलपति सोमदेव का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ भूमाफिया विश्वविद्यालय की 144 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलपति का यह भी कहना है कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। की गतिविधि बढ़ी हुई है। अभी पिछले ही महीने कुछ लोग उनके कागज भेजे कि हम जमीन को खरीदना चाहते हैं, किसी और पार्टी को बेच करके यहाँ कब्जा जमाना चाहते हैं, जो भूमाफिया लोग शक्तिशाली लोग हैं उनके माध्यम से। तो इस प्रकार की सूचना कुछ लोग अपने कुल सचिव के पास कोई 1 महीना पहले पहुंचे थे, उनसे भी संपर्क करने के लिए। तो इस प्रकार अनेक जगह से इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त मिलती। नैनीताल शहर में वन विभाग की जमीन पर काबिज अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। मेट्रोपॉल और जिला अस्पताल की जमीन खाली करने के बाद अब वन भूमि में कब्जा किए लोगों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नैनीताल शहर में सुखाताल, आयरपाटा समेत कई इलाकों में वन भूमि में अतिक्रमण है। इसके अलावा हाईवे और राज्य मार्ग और नदी किनारे वन विभाग की जमीनों पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों की जांच भी वन विभाग पूरी करने जा रहा है। देखिए, पूरे वन क्षेत्र में चाहे वो शहर हो, चाहे हमारा हाईवे का एरिया हो, चाहे वनों के अंदर के जो छोटी हमारी रोडें हैं, उन सभी में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सभी एनक्रोचर्स को जो वन विभाग की भूमि में अवस्थित हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको नोटिस दिया गया है कि अगर आपका जो लैंड में जहाँ पे उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसमें उनका कोई अधिकार है तो उसको हमारे पास दिखाएं। खबर नई टिहरी से, जहां पर केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में गुलदार की दहशत बरकरार है। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के प्राकृतिक स्रोत और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम को गुलदार घूमता हुआ नजर आता है और एक बार पहले भी इस इलाके में गुलदार ने एक बच्ची को हमला कर घायल कर दिया था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त बढ़ा रही है और लोगों से भी अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर नहीं जाने की अपील की जा रही है। हरिद्वार के भेल सेक्टर के सरकारी स्कूल में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े गुलदार को देखते ही बच्चे और स्कूल का स्टाफ दहशत में आ गया। आनन फानन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास में बंद किया गया और वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को भगाने के लिए वन कर्मियों ने पटाखे भी फोड़े और फिर स्कूल की छुट्टी कराई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि भेल सेक्टर 1 के सरकारी स्कूल के बराबर में खाली खंडहर है और इसी खंडहर में
एक मादा गुलदार 3 बच्चों के साथ दिखाई देती है। वो गेम खिला रही थी तो कुछ बच्चे मुझे चिल्लाए, मैडम शेर। तो मैंने कहा नहीं मजाक कर रहे हैं। तो बच्चा कुछ भी शेर, मैंने कहा नहीं मजाक कर रहे हो। फिर मैं लेकिन खड़ी हुई तो मैंने देखा हाँ शेर था, होश उड़ गए मेरे। फिर मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल उठाया। पहले तो सच्ची है ये बात, मैंने मोबाइल उठाया जो कि आजकल है कि फोटो खींच लूं, लेकिन फिर मुझे याद आया वो बच्चे उस क्लास में बैठे थे मेरे। मैं दौड़ के वो क्लास बंद करी, अपनी बंद करी, फिर यहाँ चीख के आई, इन लोगों को बंद करा, मैडम भी थी। ये तो रोज 5-6 बजे करीब आ जाता है यहाँ पे, 2-3 बच्चे हैं उसके, और यहाँ बच्चों के साथ बैठ जाता है। एक दिन यहाँ दीवार से कूद के घर में चला गया, यहाँ क्वार्टर में 22 नंबर क्वार्टर में कुत्ता उठा के ले गया, और उसका रोज का हो रहा है यहाँ पे। तो खतरा बना हुआ है इसका? खतरा पूरा बना हुआ है, प्रशासन कोई कदम उठाए नहीं रहा, में कई बार कंप्लेंट कर चुके। 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद उत्तराखंड की परंपरागत फसलों और भोजन को बढ़ावा देना है। आज गणभोज दिवस पर राज्य के स्कूल और कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य प्रोग्राम देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में रखा गया। भगवान बद्री विशाल की यात्रा चरम पर है। श्रद्धालु पितृपक्ष में एक और जहां देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मोक्ष की कामना कर रहे हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक दर्शन के साथ पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर जिसका भी पिंडदान और तर्पण किया जाता है, फिर किसी दूसरी जगह पर पिंडदान और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा कपाल में पिंडदान को अंतिम माना जाता है। उसके बाद फिर कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोग चाहते हैं इस पक्ष में देव दर्शन के साथ साथ और पितरों का तारण हो जाए, पितरों का तर्पण हो जाए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पितृ तर्पण कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्री दर्शन के साथ ही अपने पितरों का भी तर्पण कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित भी अपने यजमानों को तर्पण और पिंडदान कर उनके पूर्वजों को मोक्षधाम की प्राप्ति कराते हैं। श्राद्ध का महात्म्य में ब्रह्म का पानी का अपने आप में अलग महात्म्य है, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग हैं पितृ की तृप्ति के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर जल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिंडदान हो गया, इसके बाद जो है कहीं भी पिंडदान नहीं होता है, केवल जो है तर्पण दिया जाता है और इसकी बहुत महत्ता है। पितृपक्षों में पिंडदान तर्पण करने से सारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। इस ब्रह्मा हत्या के पाप के मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोकों में घूमे और अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मा कपाल में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही ये सर त्रिशूल से छूट गया, जिसके बाद ये तीर्थ ब्रह्मा कपाल कहलाया गया। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।